हेलो एवरीवन, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस लेक्चर के अंदर जैसा कि हम लोग कंबाइंड एनालिसिस कर रहे थे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर वाले चैप्टर की इंडियन पॉलिटी की बुक एम लक्ष्मीकांत से, तो इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं उनकी सैलरीज एंड अलाउंसेस का क्या स्ट्रक्चर है, संविधान के अंदर क्या बोल रखा है। ठीक है, जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के मतलब लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के हो, यानी कि जो एमपी हैं, लैंग्वेज कुछ इस प्रकार से यूज़ करी गई है कॉन्स्टिट्यूशन की कि जो मेंबर्स हैं चाहे वो लोकसभा हाउस से हो या राज्यसभा के हाउस से हो, दे आर एंटाइटल्ड टू रिसीव सच सैलरीज एंड अलाउंसेस। सैलरी और अलाउंस में क्या फ़र्क होता है अर्पित? बाकी बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं ना। अब ये बोल रखा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर श्रेया, एमपीज को वो सैलरीज और वो अलाउंसेस मिलेंगे जो कि पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा। देख रहे हो, संविधान ने ये जिम्मेदारी किसके मत्थे मढ़ दी है? पार्लियामेंट के। हाँ, मतलब वही डिसाइड तो वही करेंगे, एक्ट तो वही बनाएंगे, यानी कि पार्लियामेंट के। क्योंकि देखो यहां पर एक चीज है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन अगर लिख देता इनके बारे में, फिक्स कर देता, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो बात करता श्रेया 1949 1950 के आसपास वाले ज़माने से। आगे चलकर जब महंगाई बढ़ती, सैलरी स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ता, हम तो सिर्फ इसी पर्पस के लिए अर्पित अमेंडमेंट करते रह जाते संविधान के अंदर। एंड ये नॉनसेंस अमेंडमेंट होती कि नहीं होती हर बार करना? सरकारी अधिकारियों को, ग्रेड ए ग्रेड बी ऑफिसर को स्पेशली, अगर हम लोग अपनी बात करें सिविल सर्विसेज की, हम लोगों को हर 6 महीने के अंदर सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं महंगाई भत्ता। व्हाट डू यू मीन बाय महंगाई भत्ता? यस, जैसे जैसे जो चीज़ें महंगी हो रही है ना, उसके बेसिस पर, ताकि आपकी अफोर्डेबिलिटी अफेक्ट ना हो, आपकी सैलरी बढ़ती रहती है हर 6 महीने में, कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा, लेकिन बढ़ता ज़रूर है। संविधान में एक चीज़ याद रखना, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एमपीज और एमएलएस। लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये विधायकों को और सांसदों को पेंशन मिलती है? तो यहां पर तो लिख रखा है कि संविधान के अंदर कोई प्रोविजन ही नहीं है पेंशन का। पार्लियामेंट को क्योंकि संविधान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि तुम सैलरी और अलाउंसेस के बारे में डिसाइड करो, तो एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी और दी गई कि पेंशन के बारे में भी जो भी मेंबर्स होंगे, ये हालांकि चैप्टर हम लोग सिर्फ पार्लियामेंट के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, इधर देख लेंगे हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर के पर्सपेक्टिव से, लेकिन यहाँ पर पार्लियामेंट को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप जो है मेंबर्स की पेंशन को डिटरमाइन करो। जब शुरू में हमारा संविधान हरनीत बनकर रेडी हुआ, तो पार्लियामेंट ने संविधान की इस बात को माना साल 1954 के अंदर। अब पार्लियामेंट को अगर कभी भी सैलरी डिटरमाइन करवानी है श्रेया, अलाउंसेस डिटरमाइन करवाने हैं, पेंशन डिटरमाइन करवानी है एमपीज की, हमेशा पार्लियामेंट कोई भी चीज़ देश में कैसे डिटरमाइन करवा पाता है? पार्लियामेंट का रोल क्या होता है? क्या करना, कैसे बात मनवाना, कैसे लागू करवाना उसको देश में? थ्रू एक्ट पास करके, लॉ पास करके, सिंपली अगर हम लोग आम भाषा के अंदर बोले हरनीत कानून, राइट? पार्लियामेंट ने 3 जिम्मेदारी मिली थी ना इसको हरनीत प्रधान ने, देखो, सैलरीज, अलाउंसेस, तीसरा क्या? पेंशन। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन ही तो है। अच्छा हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की नीड है, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक डायरेक्शन दी है। हाँ, प्रोविजन ऐसा रिजर्व नहीं है ये कि उधर ने डिटरमाइन लिख रखा हो, लेकिन प्रोविजन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, हमारे अंदर प्रोविजन ये है, हम ये सारी जिम्मेदारी पार्लियामेंट को दे लेंगे, पार्लियामेंट प्रॉपर तरीके से डायरेक्शनल प्रोविजन बनाएगा इसकी कि ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कैसे होनी चाहिए चीज।
उसके लिए क्या हुआ, जब पार्लियामेंट को जिम्मेदारी मिली, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब रेडी होता है, कब बनता है बताओ, साल नहीं, रेडी होता है 49 में। 49 में लागू कब होता है, 26 जनवरी 1900 में 1950 को लागू होता है हमारा संविधान। पक्का श्रेया, पक्का सही बोल रहे हैं? हाँ ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, पार्लियामेंट ने संविधान की इस बात को मानने के लिए थोड़ा सा टाइम लिया, लगभग 4 सालों का वक्त। 1954 में, साल 1954 में पार्लियामेंट एक एक्ट जो है इनैक्ट करता है, लेकर आता है। 3 जिम्मेदारियां दी गई थी ना, इन जिम्मेदारियों को मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट करता हूँ। सैलरी डिटरमाइन करनी है, अलाउंसेस डिटरमाइन करने हैं, एंड पेंशन डिटरमाइन करनी है। 3 चीज़ें। तो एक्ट का नाम देखो प्रधन्या, सैलरीज अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या हुआ, इतने साल हो गए थे, चेंजेस होते रहते थे, सैलरी बढ़ानी है, क्या करना है, नहीं करना है। लेकिन साल 2018 के अंदर क्या हुआ, जो सैलरी थी ना, देखना कितना मेजर शूट हुआ इसके अंदर। सैलरी ऑफ मेंबर्स, कौन से मेंबर की बात हो रही है यहाँ पर, विधायक, सांसद या दोनों? एमपी की बात हो रही है। एमपीज के जो सैलरी है, इट वॉज इंक्रीज फ्रॉम 50,000 रुपीज पर मंथ टू 1 लाख रुपए पर मंथ। ये तो हो गई सैलरी। अलाउंसेस मिलते हैं इनको, कुछ एक्स्ट्रा खर्च, जेब खर्ची करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस बोलते हैं इनको। कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस क्यों बोलते हैं? हर एक एमपी क्योंकि किसी ना किसी को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंसी को, राइट। 45,000 मिलते थे पहले, साल 2018 के एक्ट के बाद, अमेंडमेंट के बाद 70,000 पर मंथ हो गया। कितना जुड़ गया, 1 लाख प्लस 70 के, जोड़ते जाना आगे। ऑफिस एक्सपेंसेस अलाउंस, ये भी मिलता है, 2 तरह के अलाउंस मिलते हैं। पहले ये 45,000 था, 60,000 रुपए पर महीना। कितने हो गए, 2,30,000 हो गए। इतना मिलता है। इससे पहले क्या हुआ था, 8 साल पहले 2010 में डेली अलाउंस जो था, ये भी मिलता है इनको। इट वॉज इंक्रीज फ्रॉम 1,000 रुपीज टू 2,000 रुपीज फॉर ईच डे। लेकिन किसके लिए, ऐसे ही मिलता रहेगा कुछ भी? रेसिडेंस ऑन ड्यूटी। व्हाट डू यू मीन बाय रेसिडेंस ऑफ ड्यूटी? यस, पार्लियामेंट सेशन के टाइम पर। क्योंकि वो रेसिडेंस एक्चुअली बेसिकली कहाँ पर है, आपने घर बंगलों में रह रहे हैं जो, बताओ दिल्ली के अंदर जो इनके घरों के नंबर प्लेट लग रखे हैं, या वहां पर रहेंगे तो 2,000 रुपये मिलते रहेंगे इनको डेली। हाँ, पार्लियामेंट में जब ये प्रेजेंट होंगे ना, और ये कौन कौन से सेशन चलते हैं हमारे देश में, 3 कौन से सेशन चलते हैं पार्लियामेंट के? एक चलता है समर सेशन, ऑर्डर में बोलो, समर सेशन, मॉनसून सेशन, तीसरा विंटर सेशन। पर डे 2,000 रुपये। क्या हुआ, कोई कुछ बोल रहा है? अर्पित कुछ कह रहे हो क्या? क्या कह रहे हो? अभी आएगा, डोंट वरी, आएगा। इसलिए नहीं बता रहा हूँ, अभी पूरा एक डेडिकेटेड इसके ऊपर एक एलोकेशन है, ये भी जोड़ेंगे अब ये। लेकिन वो नहीं है, फिक्स नहीं है ना, 2,30,000 तो आने ही आने हैं महीने के। ये जब सेशन चलेगा तब। उसके बाद फ्रॉम 1976 जो मेंबर्स होते हैं, एमपी जो होते हैं, इनको एक चीज की एंटाइटलमेंट और मिलती है, एक चीज के बेनिफिट्स और मिलते हैं। दे आर एंटाइटल्ड टू पेंशन ऑन अ ग्रेजुएटेड स्केल। यहां से समझना इस बात को, पेंशन ऑन अ ग्रेजुएटेड स्केल। ये टर्म अपने आप में श्रेया बनकर आ सकती है प्रीलिम्स के अंदर। ये
सिर्फ जब मैं प्रीलिम्स बोलता हूँ तो समझ जाएगा, और नॉट ओनली यूपीएससी प्रीलिम्स, एपीएफसी, ईपीएफओ जो भी होते हैं, जितने एग्जाम्स मैं बार बार नाम लेता रहता हूँ। अभी ग्रेजुएटेड स्केल की पेंशन कब मिलेगी, समझते हैं इस चीज को। आप पहली बार एमपी मिले, बने, खत्म हो गया आपके 5 साल, यू आर एंटाइटल्ड टू अ पेंशन फॉर लाइफ टाइम, राइट, अंडर 1954 का ये वाला जो एक्ट है, सैलरीज अलाउंसेस एंड पेंशंस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट, राइट। आप लेकिन चुनाव में खड़े हुए, यू आर एमपी सेकेंड टाइम। अब ऐसा नहीं होता है कि आपको पेंशन सेम मिलती रहेगी, योर पेंशन हैज ऑल्सो इंक्रीज बाय सर्टेन, मतलब मैं यहाँ पर 2 गुना लिख रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, स्केल होती है, वो बढ़ेगी, ऐसा नहीं है कि 2 गुना हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए आप समझ जाओ कि हाँ इंटू 2 हो जाएगी। 3 बार आप एमपी बने, पेंशन आपकी बढ़ती, यानी कि ये ग्रेजुएटेड स्केल वाला फिनोमेना जो है पेंशन का, ये कब काम कर सकता है अर्पित, किस कंडीशन में, जब एक पर्सन एक बार एमपी बने या फिर एक से ज्यादा बार बने, एक से ज्यादा बार। इसको भूलना मत प्रदन्या, श्रेया, हरनीत, कोई भी। ठकुराइन समझ पा रहे हो मेरी बात को? यार एक ही बार जब कोई एमपी रहे अर्पित, तो ग्रेजुएटेड स्केल का तो वहां पर मतलब ही नहीं रहता ना, जितनी पेंशन है वही मिलेगी, वो पेंशन कभी बढ़ेगी थोड़ी ना। मतलब वैसे कहने को महंगाई के हिसाब से और वो उसके हिसाब से थोड़ी थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन आप कहो कि पेंशन डबल ही हो गई, वो हो गई, ऐसा नहीं होता। लेकिन एक सरकमस्टांस में हो सकता है, अगर आप एक से ज़्यादा बार एमपी रहे हो तो। अब जैसे मतलब मान लो कोई एक पर्सन है, वो एक बार एमपी बना, एंड रियल एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया 5 बार एमपी रहे हैं, इनमें से ग्रेजुएटेड स्केल की पेंशन किसके लिए वर्क करेगी, सिंधिया के लिए। और उसके लिए कंडीशन क्या देख लो, हर बार 5 साल का जो टर्म है, देख लो, ईच 5 ईयर टर्म, ईच 1 टाइम एमपी, 2 टाइम एमपी, 3 टाइम एमपी, n नंबर ऑफ टाइम्स एमपी एज मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्या ये ग्रेजुएटेड स्केल का फिनोमेना तब रुक जाएगा क्या, ये प्रोविजन तब रुक जाएगा क्या अगर पर्सन राज्यसभा से एमपी है तो, या लोकसभा से एमपी है, या भेदभाव होगा क्या कुछ इस पेंशन में? बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, ये ग्रेजुएटेड स्केल का फिनोमेना तब काम करेगा क्या अगर एक पर्सन एमपी है? अच्छा, ये समझ में नहीं आया यार। देखो, आप एक बार एमपी थे तो आपकी एक बार पेंशन बंद गई लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि इतिहास में आपका नाम दर्ज हो गया कि श्रेया कोरा एक बार के लिए सांसद रह चुकी है। श्रेया कोरा फिर से चुनाव लड़ी, फिर से वो 5 साल के लिए एमपी बन गई। अब जो पेंशन उसको दूसरे टेन्योर को खत्म करने को मिलेगी ना, यहाँ पे अगर मान लो कि लाइफ टाइम पेंशन 60,000 मिल रही थी, तो पक्का यहाँ पर कम से कम 65,000 मिलेगी, 60 से कम नहीं होगी, ज्यादा ही मिलेगी अब ये पेंशन। क्यों? टैग ये जुड़ गया कि श्रेया कोरा 2 टाइम सांसद रह चुकी है, 3 बार श्रेया कोरा सांसद रह ली, अब पक्का 85,000 मिलेगी पेंशन अब। एंड ये पर्सन, मान लो, 1 मिनट चुप, ये मान लो कि मयूर है, मयूर पाल सिर्फ एक बार एमपी रहा, आप जब पहली बार एमपी बने थे वो भी आपके साथ बना था एमपी, उसकी 60,000 पेंशन चल रही है। लेकिन आप क्योंकि 3 बार एमपी बन गए हो, उम्र सेम है, सेम टाइम पे इलेक्शन लड़े थे, लेकिन मयूर एक ही बार एमपी रहा, आप 3 बार रहे, मयूर की पेंशन चल रही है 60,000, आपकी 85,000। क्यों? अरे यार, एमपी पेंशन कब मिलती है? जीते मतलब उसमें मिलती है, जब सर्विस में होते हैं तब हमें पेंशन मिलती है। हाँ, कंटिन्यू नहीं रहती। अब जब दूसरी बार से वो रहोगे ना, जब दूसरी बार से बनके खत्म होगा तो आपको वो चीज मिलती रहेगी। यानी कि जो कंटिन्यूसली एमपी बनते जा रहे हैं ना, अभी उनके पास पेंशन नहीं है। हाँ, अगर वो रोक दे कि हमें एमपी नहीं बनना, रिजाइन दे दे, मरने का तो सवाल ही नहीं उठता, फिर तो कोई पेंशन की बात है ही नहीं। 50% जो सैलरी है ना, मतलब सॉरी जो पेंशन है, वो फिर बीवी को मिल जाती है। एंड अगर पर्सन ने शादी नहीं करी, अगर वो रंडुआ है तो कुछ नहीं मिलती है।
अगला सवाल मेरा ये बताना, क्या ये ग्रेजुएटेड स्केल का फिनोमेना तब काम करेगा क्या श्रेया, अगर आप एमएलए हो, एक सेकंड, अगर आप एमएलए हो, आप एमपी बन गए, आप एमपी से इलेक्शन नहीं लड़ पाए, लेकिन आपने भूख किया कि मुझे चुनाव लड़ना है, आप दोबारा से विधायक के चुनाव लड़ रहे हो, ये तब वर्क करेगा क्या? करेगा क्या? नहीं करेगा यार। देखो ना, देखते क्यों नहीं हो ध्यान से। फॉर ईच 5 ईयर टर्म एज मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जब वो एमएलए बन रहा है तो हाउस ऑफ द पार्लियामेंट की कहीं से भी जिक्र हो रहा है क्या? हाँ प्रधान, तुम कुछ पूछ रहे थे, पहले तुम बताओ। हाँ जी। जैद समझ में आया? बंदा विधायक था, सांसद बन गया, दोबारा सांसद कभी बन नहीं पाया, उसके अंदर एक भूख आई, चुनाव में रहना है कैसे भी करके, सांसद नहीं बन पाऊंगा कोई बात नहीं, विधायक तो बन ही जाता हूँ, वो लगा हुआ है विधायक बनने। अब हड्डियाँ बोल पड़ी हैं, शरीर बूढ़ा हो चुका है, कलमें सफ़ेद हो गई हैं, अब घर पे बैठने का टाइम है, अब पेंशन बंधने का टाइम है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या ये जब विधायक से सांसद, सांसद से विधायक, विधायक से फिर विधायक, तो क्या ये ग्रेजुएटेड स्केल वाला जो पेंशन का फिनोमेना है इस केस में काम करेगा क्या? नहीं करेगा ये, क्योंकि सिर्फ कब काम करता है? सांसद टू सांसद ओनली। हाँ ये हो सकता है, देखना ये हो सकता है। एक बात मैं बता दूं, पर्सन एमपी, फिर विधायक, फिर एमपी, फिर विधायक, फिर एमपी, करियर में कितने बार एमपी रहा? 3 बार। करेगा फिनोमेना यहां पर काम ग्रेजुएटेड स्केल का? करेगा, लेकिन बस पेंशन बनेगी कब? एक्टिव पॉलिटिक्स से रिजाइन करते, मतलब दूर हो जाए बस बिल्कुल। पेंशन हमेशा तभी तो होती है। अर्पित, क्या मतलब होता है पेंशन का? जब आप सर्विस में, कभी भी पेंशन वर्ड यूज होगा क्या? रिटायर होने के बाद ही होता है। अब ये पॉलिटिशियंस की रिटायरमेंट की कोई एज और ये तो है नहीं, इनको फिर चुनावी उसमें मैदान में नहीं आना है। परमानेंट नहीं, देखो परमानेंट तो कुछ नहीं होता, 5 साल तो वो भी खत्म होंगे उसके भी। हाँ तो फिर हाँ नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम जिससे बनकर रिटायर हुआ था वो देखा जाएगा। फिर मैंने यहां पर लास्ट टाइम किसको लगा दिया है? एमपी को। डोंट वरी, इतनी टेक्निकलिटीज में मत जाओ। ऐसा एक सेकंड, ऐसा कभी कहीं नहीं आता है सवाल। ये मेरी डीप रिसर्च है, आई एम सॉरी, मुझे प्रेजेंट नहीं करनी चाहिए थी आपके सामने, लेकिन बस ये है कि मेरा मन करता है कि जितना मैं जानता हूँ आप सबको बता दूँ वो चीज़ें। ऐसा कभी आता नहीं है, भूल जाओ इस चीज़ को, 2 मिनट के लिए भूल जाओ उसको। आप सिर्फ ये ग्रेजुएटेड स्किल वाली चीज़ याद रखो, ठीक है? मेरे दिमाग में बस क्यूरियोसिटी उमड़ी थी कि ऐसा हो सकता है कि घुमा फिरा के बंदा सांसद हो, विधायक हो, फिर विधायक हो, फिर सांसद हो, फिर सांसद हो, फिर विधायक हो, फिर सांसद हो, फिर विधायक हो, ठीक है? तो क्या ये वर्क करेगा क्या? तो करता है वर्क, अगर वो सांसद जितने बार रह चुका है करियर में। हाँ बताओ कुणाल, क्या पूछ रहे हो? हाँ मतलब सांसद विधायक बन गया, ठीक है। हो गए, पेंशन बन गई, मिलेगी, लेकिन ग्रेजुएटेड स्केल पे नहीं मिलेगी। जितनी एक बार बनने पे मिलती उतनी मिलेगी, ठीक है? इसके अलावा ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, फ्री अकोमोडेशन, टेलीफोन, व्हीकल एडवांस, मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड सो ऑन। दिल छोटा करने वाली बात नहीं है, आईएएस की भी बड़ी धाकड़ होती है सब चीज़ें। सिविल ये नहीं पता। चाइना की कौन सी पॉलिसी है जिसके अंतर्गत हम्बन तोता पोर्ट गिरवी पड़ा हुआ है? मतलब चाइना ने कैसे हड़प लिया था उसको? हाँ क्या कहते हैं उसको? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी
ये मोतियों का लालच दे देगी, ये मोतिया लोन है, ये हार्ट ऑफ डायमंड ये चाइना है। ऐसे करके किसी के भी गले में फंदा फंसा लेता है। ये आईआर की एक पॉलिसी होती है श्रेया, इसको बहुत डिटेल में हम लोग पीएसआईआर में पढ़ेंगे अपने ऑप्शन में, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। इसको काउंटर करने के लिए हिंदुस्तान की क्या रणनीति है? डायमंड हार्बर पॉलिसी नाम है बस, ये आईआर की पॉलिसी की है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये टर्म यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई कोल्ड वॉर है, कोल्ड वॉर में क्या बर्फ गिर रही थी क्या? नाम ही तो है बस कि वो हॉट वॉर नहीं था, बंदूकें नहीं चली थी वहाँ पर, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल ही नहीं चली थी, बस वो थर्ड वर्ल्ड वॉर के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाया था। तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के टर्म्स होते हैं, डोंट वरी, आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा वक्त आने पर। आगे देखते हैं। जो सैलरीज और जो अलायंसेज होते हैं लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के, और राज्यसभा के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के, जो दो हाउसेज होते हैं ना हरनीत, श्रेया, प्रधन्या, लोकसभा के अंदर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है हमेशा आप उसको बोलोगे टॉप लेवल का जो बंदा होता है स्पीकर। राज्यसभा का टॉप लेवल का जो बंदा होता है वो भी स्पीकर हो सकता था, लेकिन उसके लिए टर्म यूज करी जाती है चेयरमैन। हमेशा राज्यसभा का चेयरमैन कौन बनेगा? रूल क्या है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं अर्पित, जरा बताओ, 250 मेंबर्स लगभग लोकसभा में होते हैं, सॉरी राज्यसभा में होते हैं, 550 लोकसभा में होते हैं, टोटल 800 कर दूं अपने एग्जांपल के लिए। ये 800 जो हैं आप इनको क्या बोलोगे? एमपी। लेकिन मैं आपको बोलता हूं आप सबको, इस बात में एक खोट है। बताओ क्या खोट है? नहीं 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 नहीं, ये खोट नहीं है, बहुत अच्छा खोट निकाला तुमने, मूड खराब कर दिया सारा। ये सारे एमपी हैं, ठीक है, ये सारे एमपी हैं, मान ली चलो आपकी बात। लेकिन मैं फिर भी आपसे कह रहा हूं, ऐसा कौन पर्सन होता है जो कि एक हाउस में जाकर किसी पोजीशन पे होता है लेकिन वो फिर भी एमपी नहीं होता, लेकिन बैठता वो है उस हाउस के अंदर, उसके बिना हाउस की प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती? कौन? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि यार पे बताया था ना मैंने, ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एमपी नहीं होता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता। श्रेया ये चीज समझ जाना, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, उपराष्ट्रपति जो होता है, वो सांसदों के इलेक्शन थोड़ी ना लड़ता है। कभी मम्मी पापा ने बोला कि आज हम वीपी को वोट देने जा रहे हैं, आज वो खड़े हो रहे हैं हमारी जगह से, वो वीपी भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हैं, वो सांसद भी बनने वाले हैं? ऐसा कभी सुना है कभी घर पे? कभी नहीं। अब इसके लिए मैं फिनोमेना बता देता हूं ताकि आप लोगों की रिवीजन हो जाए। एक टर्म यूज होती है अंग्रेजी की, खतरनाक पॉलिटी के अंदर, ध्यान से समझना इसको। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आई रिपीट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द, ये टर्म है इंपॉर्टेंट, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्या मतलब है इस एक्स ऑफिसियो वर्ड का? नहीं, मतलब क्या है इसका? ये सब नहीं, मुझे ये एनालिसिस नहीं जाननी, मतलब बताओ पहले इसका, डिक्शनरी मीनिंग बताओ इसका। अरे वो एक्स नहीं है यार, ये बाय वर्च्यू ऑफ दैट पोस्ट, जिस कुर्सी पर श्रेया ये विराजमान है ना, अगर ये उस कुर्सी पर ना हो तो राज्यसभा का चेयरमैन भी नहीं होगा,
क्योंकि ये उपराष्ट्रपति है, इसकी वजह से डायरेक्टली से एक और औहदा मिल जाता है एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। लेकिन अब जानने वाली बात यह है, एक जरा तुक्का लगाने की कोशिश करो श्रेया, अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमेशा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा राज्यसभा का, रूल है ना ये, अभी मैंने बता दिया आपको, मतलब जो उपराष्ट्रपति होगा वही चेयरमैन होगा, उपराष्ट्रपति के अलावा कोई भी चेयरमैन हो सकता है क्या? नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो नहीं हो सकता है ना, नहीं हो सकता। लेकिन क्या श्रेया ऐसे खेलो एक बैट, बताओ मुझे हाँ या ना में जवाब, क्या ऐसे दोनों पोस्ट की सैलरी मिलेगी, एक ही पोस्ट की सैलरी मिलेगी? क्यों? मैं तो दोनों रोल निभा रहा हूं। ये तो तुम ऐसी बातें कर रहे हो, दो दो बीवी हैं जैसे मेरी, एक टाइम पे तो एक ही को रखोगे ना। अच्छा, ये और मस्त है भाई। अर्पित पूरा संविधान बदल के रख दिया। आज अगर नथुराम गोडसे होते कुणाल तो तुम्हें गोली मार देते, पता है। अरे कोई बात नहीं, अच्छा ट्राई करा। अभी कुणाल को पता नहीं है मयूर बहुत सारी चीज़ें है ना, अभी धीरे धीरे करके सीखेगा वो। नहीं मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं कोई टेंशन नहीं है, मैं कौन सा माँ के पेट से सीख कर निकला था। लेकिन ऐसा नहीं होता कुणाल, भले ही ड्यूटी एक्स्ट्रा निभा रहे हो तो ये चीज़ तो एक अच्छी चीज़ है, इनकरेज करने वाली। लेकिन सैलरी हमेशा इस देश में किसी को भी अगर वो 2-3 ड्यूटियाँ निभा भी रहे ना तो उसको उसकी सैलरी नहीं मिलती। मान लो जब प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या वो रिजाइन कर देते हैं तो उनकी कुर्सी कौन संभालता है जब तक नए प्रेसिडेंट नहीं आते? वाइस प्रेसिडेंट। अब क्या 14-15 दिन के लिए अगर उनकी कुर्सी संभाल रखी तो वो ये कहेंगे मैं 15 दिन की उस पर बैठा था, आप सैलरी दो मुझे राष्ट्रपति की? ऐसा नहीं होता। यस, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे ना वो इमरजेंसी के टाइम पे, है ना, उस टाइम पर। यस, तो देखो ध्यान से सुनो, जो सैलरीज अलाउंसेस होते हैं स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के, ये कहाँ बैठते हैं दोनों पर्सन? लोकसभा में। हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा? स्पीकर। हु इज द चेयरमैन ऑफ लोकसभा? नहीं श्रेया, आपको मुझे बोलना चाहिए सर करेक्ट योर वर्ड्स। चेयरमैन वर्ड यूज नहीं होता लोकसभा के अंदर। हाँ ठीक है श्रेया, अगली बार से मुझे क्या बोलोगे? सर करेक्ट योर वर्ड्स। ठीक है, कितनी खुश हो रही श्रेया, वाह कुछ बोलने का मौका मिलेगा इनको। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये मैं माइंड को इसलिए एक्टिव कर रहा हूँ श्रेया ताकि गलती ना हो हमसे। पॉलिटी के सवाल क्योंकि ऐसे हैं जो रट्टूत होते हैं, जो 6-6 बार अटेम्प्ट देते हैं वो अच्छे से कर लेते हैं, हम उनके लेवल पे आके फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर कंपीट कर पाए ना, इसलिए हमें अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जितना मैं टोकूंगा ना, जितना आपको रोकूंगा, या आप ऐसा समझो कि आपके दिमाग को स्टॉपेज में दे रहा हूँ, डू नॉट मेंटेन द फ्लो। जहाँ जहाँ नट जो है, जो पुर्जे हैं वो ढीले हैं ना, मैं टाइट करते हुए चल रहा हूँ उनको, ऐसे ही सीखोगे। तो बुरा मत मान जाना किसी बात का मेरी। नहीं मान भी जाओगे तो कर क्या लोगे, पर फिर भी बता रहा हूँ मान मत जाना। ठीक है, राज्यसभा के अंदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? चेयरमैन होता है। टॉप लेवल का पर्सन कौन होता है? चेयरमैन होता है। हाँ वो अलग बात है, वाइस प्रेसिडेंट ही होता है हमेशा चेयरमैन, एक्स ऑफिसियो वो होता है पर्सन। एपेक्स लेवल की अथॉरिटी कौन होता है राज्यसभा के अंदर? चेयरमैन। ठीक है, स्पीकर कौन होता है राज्यसभा का? सब हरामजादे बोल पड़े सब। ठीक है, बदला ले रहे, मैं ये देख रहा हूँ। चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और ऑल्सो। हाँ बताओ। यस, इसमें सिर्फ कौन एमपी नहीं है? चेयरमैन। ठीक है, अच्छा इनकी जो सैलरी है, याद करो इकोनॉमिक्स का लेक्चर अपना प्रधन्या, याद है ये वाला फंड, सरकार की तिजोरी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यहां से जितना भी पैसा लिया जाता है सरकार के द्वारा, एक एक हिसाब देना पड़ता है क्या पार्लियामेंट को? पहले परमिशन लेनी पड़ती है क्या, या फिर पहले पैसा निकालो बाद में परमिशन ले लो? पहले परमिशन। तो वैसे एक और फंड सुना था मैंने ऐसा कि जिसमें से मैं पहले पैसा निकाल लूंगा, बाद में बता दूंगा कि पापा मैंने इतने पैसे लिए थे।
हाँ क्या कहते हैं उसको, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का जो मैक्सिमम जो वो है अपर लिमिट सीलिंग वो कितनी है, 500 करोड़। उसकी चाबी किसके पास रहनी चाहिए जैद? मेरे पास। हाँ दे यार, चार्ज अंदर कंज्यूम, अरे रोज निकालता रहूंगा 1 करोड़ रुपए, बड़ा बड़ा के शरीर डालता रहूंगा उसके अंदर पीछे से। जैसे शरीर दारू होती है ना, जिन लोगों को पीने की आदत होती है, माँ बाप को देखते हैं तो रोज उसमें से जितना निकालते उतना पानी मिला देते हैं उसके अंदर। बाप जिस दिन पीने बैठता उस दिन सिर्फ पानी मिलता है उसको। वो तो चढ़ी ही नहीं। तो दे आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड दस आर नॉट सब्जेक्ट टू द एनुअल वोट ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट वोट करने को, पार्लियामेंट की वोटिंग कोई मायने नहीं रखती कि वो बढ़ाए कम करे, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर ये तो डगमगाने वाली बात हो गई, कोई फिक्स सैलरी है ही नहीं। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होता है, पार्लियामेंट की वोटिंग नहीं होगी कि सॉरी इस साल हमारा इतना ही बजट पेश हो सका, कोविड आ गया, कोरोना आ गया, कोरोनी आ गया, हम तो इतना ही दे सकते हैं पैसा, इस बार आप छोड़ दो पैसा देश की भलाई के लिए, है ना, सैलरी अपनी ड्रॉप कर दो। नहीं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पड़ा हुआ है, वहां से मिलता रहेगा। 1953 के अंदर पार्लियामेंट ने एक एक्ट इनैक्ट करा था, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट। कंफ्यूज मत हो जाना, ऊपर वाला एक्ट 1954 का था, सैलरीज अलाउंसेस एंड पेंशंस ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट। मेंबर एमपी, ये कौन है? नीचे वाला एक्ट एक साल पहले, ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत पार्लियामेंट के ऑफिसर किसको बोला गया है? एक तो ये अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है प्रतन्या, हु इज ट्रीटेड एज या हु अमंग द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज ऑफिसर्स ऑफ संसद भवन, पार्लियामेंट। जैसा कि श्रेया आपने बोला, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, क्योंकि यहां पर पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट इज अ कॉमन नेम फॉर बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा हाउसेस। तो ये बोला गया कि एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर, चाहे वो चेयरमैन हो, डेप्यूटी चेयरमैन हो, ये कहां बैठेंगे? राज्यसभा के अंदर। स्पीकर हो या डेप्यूटी स्पीकर हो, कहां बैठेंगे? लोकसभा के अंदर, है ना। 2018 के अंदर पार्लियामेंट ने जो थी वो सैलरी जो है राज्यसभा के चेयरमैन की वो इंक्रीज कर दी। अब इसमें राज्यसभा के चेयरमैन की सैलरी की बात हो रही है, तो अब ये बात क्लियर हो गई कि उसको सैलरी किस पोस्ट की मिलती है, ठीक है। 1.5 लाख से सीधा मयूर 4 लाख पर मंथ। इतना तो उनका भी नहीं करा 2018 में एमपी का, डबल करी थी यहां पर। तो हाँ, ऐसा समझा जाता है। 1.25 लाख से 1.5 लाख भी नहीं है टोटल, एक्चुअली 4 लाख पर मंथ। सिमिलरली जो अदर ऑफिसर्स हैं पार्लियामेंट के, यानी कि जो डेप्यूटी स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा के, डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा, इनको वो सैलरी मिलती है पर मंथ जो रेट डिटरमाइन करे गए हैं, विच आर वेरी सिमिलर टू द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। क्यों ऐसा? क्यों इन तीनों की एमपी वाली सैलरी और उसकी अलग से क्यों? अब समझ में आया? वाइस प्रेसिडेंट एमपी नहीं है इनमें से, और बाकी सब कौन है? बाकी सारे ऑफिसर तीनों बाकी एमपी हैं। श्रेया, जो आपने बोला था वही वाली बात जस्टिफाई हो गई कि नहीं हो गई? यहां पर इनको एमपी वाली सैलरी क्यों मिलती है? अच्छा, अगर प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आ जाए ना कि इनको एमपी वाली सैलरी मिलती है, पता है श्रेया आधे राउंडे बैठ के सोचते रहते हैं, यार ये कैसे मिलेगी यार एमपी वाली सैलरी, यार एमपी का क्या लेना देना इन तीनों पोस्ट से, यार ये तो समझ में नहीं आ रहा, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर पता है आगे क्या कहेंगे, यार इस बार का प्रीलिम्स बहुत टफ था यार। भाई पूरी पावर एनालिसिस के ऊपर होती है। हाँ, पॉलिटी में एक चीज़ ऐसा ज़रूर मानता हूँ कि आपको देखो चीज़ें याद भी होनी चाहिए, समझ तो आ जाता है, उस समझदारी को कैरी भी करना होता है रिवीजन एंड कंसोलिडेशन करके, क्योंकि सारी चीज़ें वरना मिक्स हो जाएंगी। क्योंकि संविधान अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, इतनी लक्ष्मीकांत की बुक उससे भी बड़ी चीज़ है, 80 चैप्टर, लेकिन सारे नहीं करने होते हैं, 37 चैप्टर ही करने होते हैं, उससे वो 80 ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। जो दूसरे ऑफिसर्स होते हैं पार्लियामेंट के, फिर से बोल रहा हूँ, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, क्या ये एमपी होते हैं? क्या ये सांसद होते हैं? यस।
डेप्यूटी चेयरमैन के सांसद होता है, यस, लेकिन चेयरमैन के सांसद होता है नहीं। फर्दर ईच ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट अदर देन द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उसको डेली अलाउंस भी मिलेगा फॉर ईच डे ड्यूरिंग द होल ऑफिस टर्म, सेम उसी रेट पर जैसा कि एमपीज को दिया जाता था। ऑल्सो ईच ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट अदर देन चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। इसको क्यों छोड़ा जा रहा है, बार बार ऐसा क्यों लिखा जा रहा है, इसको साइड करो, इसको साइड करो, क्योंकि ये कौन है इसके अलावा, वीपी। तो जो फैसिलिटी मतलब सैलरी के अलावा जो फैसिलिटी वीपी को मिलती है ना, वो मिल जाएंगी, वो कवर हो जाएंगी, तो डबल डबल अलाउंसेस नहीं मिलेंगे फिर इसको, समझ गए। सैलरी मिल जाती है श्रेया चेयरमैन की, अलाउंसेस और अदर फैसिलिटीज मिल जाती है वीपी की। अब दूसरे ऑफिसर जो हैं दे आर एंटाइटल्ड टू रिसीव अ कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस सेम उसी रेट पर जैसा कि एमपीज को मिलते हैं। एंड यहाँ पर ये चीज़ें गिवन है, यहाँ पर इन्होंने बोल्ड नहीं कर रखी, 9A 9B 9C 9D। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लक्ष्मीकांत के जो जब ये चैप्टर खत्म होता है उसके एंड में जाकर हम इन टर्म्स को देख लेना चाहिए कि क्या बोल रहा है। हम यहीं से चलते हैं, ये स्लाइड नंबर कौन सा है, 489, याद रखना 489 पे वापस आना है हमें इधर। अच्छा 9A में ये बोला गया है ये सारी चीज़ें करी जाती हैं एज पर सेक्शन 3 ऑफ द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1953, जिसको अमेंड करा गया था साल 2018। एंड IBID का मतलब ये होता है यही सेम बात यहाँ पर लागू, यही सेम बात यहाँ पर लागू, यही सेम बात यहाँ पर लागू। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेम एक्ट, वही जो एक्ट है कौन सा, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट, समचुरी अलाउंस इज पेड टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा सेम उसी रेट पर जैसा कि एक कैबिनेट मिनिस्टर को मिलता है। ये कैबिनेट मिनिस्टर कौन होता है, जो करंट सरकार है उसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज जिनके पास होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक होम मिनिस्ट्री की, फाइनेंस मिनिस्ट्री की, डिफेंस मिनिस्ट्री की, जो कि पीएम के बहुत करीबी होते हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। तो जितना कैबिनेट मिनिस्टर को एक अलाउंस मिलता है उतना ही एक स्पीकर जो होता है लोकसभा का उसको मिलता है। याद रखना, इसके अलावा कोई नहीं दिख रहा है आपको नाम, तो एक्स्ट्रा ऐड मत कर देना, सिर्फ और सिर्फ स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब ये याद करने वाली चीज़ें हैं शरिया, देख रहे हो, इसमें हम कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं लगा सकते, ये एज इट इज़ है कि मिलता है तो मिलता ही है, यही बंदे को मिलता है तो यही बंदे को मिलता है। ओके सर, अभी बताता हूँ, अभी दिखाता हूँ। Likewise, sumptuary allowance is paid to the Deputy Speaker of the Lok Sabha and Deputy Chairman of the Rajya Sabha at the same rate as is payable to the Minister of State। 1000 रुपये पर महीने, उसको कितना 2000 रुपये पर महीने। अब ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन होता है अर्पित, ये क्या स्टेट के मिनिस्टर की बात चल रही है? ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, इनकी कैटेगराइजेशन होती है, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर विद इंडिपेंडेंट चार्जेस। ये हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चैप्टर पढ़ेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के चैप्टर पढ़ेंगे, उसके अंदर ये चीज़ आएगी। ये एक बेसिकली कैटेगराइजेशन होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर जो होते हैं वो पीएम तो बहुत लोगों को रिकमेंड कर देते हैं, वो बन जाते हैं, उनमें से सबसे करीबी होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एंड फिर कुछ होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस। ये कैटेगराइजेशन होती है, नाम होता है सिर्फ, इसमें कंफ्यूज मत होना। यानी आप इसको देखो, अलाउंसेस तो आपको पता है ना जनरली क्या होते हैं, क्या होते हैं अलाउंसेस? हाँ, अदर देन सैलरी,
सैंक्चुअरी अलायंस बेसिकली वेरियस ऑफिसर्स को, या आप देख पा रहे हो एमपीज को, और उनको दिए जाते हैं जो उनके पास कोई भी विजिटर आते हैं ना, खर्चा जो होता है बिठाने का, ठहरवाने का, रुकवाने का, उसके लिए। ये देख रहे हो, एक्सपेंसेस विच आर मीट इन एंटरटेनिंग विजिटर्स। आप रिसीव करने गए, कहीं ठहरा रहे हो किसी को, कुछ भी किसी होटल के अंदर रुकवा रहे हो, जो भी है वो सैंक्चुअरी अलायंस है। अब ये बार बार तो होता नहीं है क्योंकि, तो इतना काफ़ी माना जाता है। लेकिन ये कहने वाली बात होती है यार ऑफिस में कोई चाय कॉफ़ी के लिए या किसी चीज़ के लिए कोई विजिटर आया है, कोई एम्बेसडर आया है किसी कंट्री से, कुछ भी आया है, मेरी जेब से खर्चा होएगा कि मैं मतलब प्रधन्या उसको पैसे देकर बंदे को कि जाओ साहब के लिए हेजलनट की वो लेकर आओ कॉफ़ी, मैं दूंगा अपनी जेब से पैसा। ये सुनने में कितना नॉनसेंस नहीं लग रहा मयूर? ये पूरा पैसा किसकी जेब में जा रहा है? मतलब जिस पर्पस के लिए डेडिकेटेड है कि विजिटर्स को एंटरटेन करना है, उसके लिए डेडिकेट हो रहा है पैसा। मेरे ऑफिस में तो कोई आए और मुझे इसका अलाउंस मिल रहा हो और कोई सच में खर्चा करवाने चला है तो मैं कह दूं नहीं, यहाँ पर तो दुकानें बंद है, ये सब नहीं मिलता, और मुझे लगे कि सच में खर्चा होना ही है और सीएम साहब दुखी हो जाएंगे, बुरा मान जाएंगे, मैं कह दूंगा मैं हुई नहीं, तबीयत खराब आज मेरी, आए नहीं आज में। एक ही दिन की तो बात है, बेचार एक दिन में चला जाएगा, क्यों दूं मैं ये वाला पैसा खर्च करके? लेकिन है भी तो कितना कम, देखो ना, 2000 रुपये पर मंथ। क्लियर हुआ ये सब बातें? बताओ, टिपिकल तो नहीं लगा ज़्यादा? नहीं, ये अच्छा कैबिनेट को 2000 मिलते, नहीं कैबिनेट को नहीं बोलोगे आप, बेसिकली आपको स्पीकर जो है वो बोलना है, कैबिनेट मिनिस्टर की तरह उसको मिले, डेप्यूटी स्पीकर को, डेप्यूटी चेयरमैन को, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट के लेवल पे। हाँ अच्छा, आप बताऊँ सैंक्चुअरी अलायंस अर्पित, पता है मिनिस्टर ऑफ द स्टेट का कम क्यों रखा गया है? अगर आप यहाँ से एक बार के लिए डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन को भूल जाओ, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट का इतना कम इसलिए रखा जाता है, ज़्यादातर लोग जो टॉप के डिग्नेटरीज आते हैं, जो विजिटर्स आते हैं वो मिलने, तो वो उन्हीं से ज़्यादा मिलते हैं ना जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो ज़्यादा काम कर पाएंगे इनका, वो पीएम के करीबी हैं, टॉप लेवल के बंदे हैं। बात की बात है वो तो कि मिनिस्टर ऑफ द स्टेट से मिल लिया, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस से मिल लिया। ज़्यादातर तो लोग तो इन्हीं का सर खाते हैं ना, डिफेंस मिनिस्टर का, फाइनेंस मिनिस्टर का, होम मिनिस्टर का, कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं, ये चीज़ है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बारे में, जिसको अभी हम बार बार बोलते चले जा रहे थे ना, स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन, ये होते कौन है, पार्लियामेंट के लेवल पे देखेंगे इसको, और स्टेट लेजिस्लेचर के लेवल पे भी हम लोग देखेंगे कि राज्यों में जो विधान परिषदें होती हैं वहाँ पर कौन कौन प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।